हाँ जी। तो बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पता है कि अगर हम ऐसे पीरियोडिक टेबल अपना ड्रॉ करें तो लेफ्ट साइड पे जो आपके दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड के आपके जो टू ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दे आर कंसिडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आपके ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। तो इसका मतलब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 को स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग बच्चे ग्रुप वाइज स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर। सो दैट मीन्स हम पहले ग्रुप 1 की स्टडी करेंगे, देन ग्रुप 2 की। और बेसिकली हमने ग्रुप वाइज जो स्टडी करनी है उसमें क्या रीड आउट करना है? तो सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बस यही करना है। और पर्टिकुलर जो इन ग्रुप्स के कंपाउंड्स हैं वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। आपने सिर्फ इन जनरल ग्रुप वाइज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, राइट? तो अब मैं आपको बच्चे इसमें बता रही हूँ कि आपने क्या चीजें पढ़नी है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? कोई डिफाइन कर सकता है? क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ये चीजें बता रखी हैं। हाउ विल यू डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट्स? देन बच्चा अगर आप बोल रहे हो ना द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो आप उनको एस ब्लॉक नहीं बोल सकते हो। ठीक है, नो डाउट ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बट ये इनकी नेचर है। ठीक है, आप इनको डिफाइन नहीं कर सकते हो। बेसिकली हम एस ब्लॉक इसको कहेंगे क्योंकि मेटल्स तो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होती है ना। तो हम एस ब्लॉक बोलेंगे द एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन in which the last electron enters in s subshell। ठीक है, राइट? और या फिर हम लोग कह दें वेलेंस एस सबशेल। क्लियर? तो अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर हो रहा है। जैसे हम ग्रुप 1 में से कोई मेटल उठा लेते हैं, ठीक है, अच्छा चलो हम सारी ही डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका ग्रुप 1 और ये रहा आपका ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके पास कौन सी मेटल है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये आपकी ग्रुप 1 की मेटल्स हैं। और ग्रुप 2 की कौन सी हैं आपके पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। क्लियर? तो ग्रुप 1 में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 में ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब बच्चे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अच्छे से कर रखा है ऑलरेडी, है ना? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इन एलिमेंट्स का क्या होगा? तो अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 1s2 एंड 2s1। तो सबसे पहले आपने सिर्फ लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है। दिस इज वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लिथियम में 2 एनर्जी लेवल फिल हो रहे हैं, एक फर्स्ट एनर्जी लेवल और एक सेकंड एनर्जी लेवल। तो लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। क्लियर? वैलेंस शेल कौन सा है लिथियम के केस में? 2। वैलेंस शेल मींस द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो दैट मींस इट विल बी एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? अब जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के सबसे लास्ट में थर्ड शेल फिल होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1। सिमिलरली 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। क्लियर? तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास सबकी क्या आ रही है? सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में। तो अगर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा देन डेफिनेटली इट विल बी एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? और अगर हम बात करें बच्चे इधर बेरिलियम की, तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2, देन 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इनिशियली आपको पता होनी चाहिए क्या है। ठीक है, तो ग्रुप 1 की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उनके एस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो उनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
तो सबकी नेचर क्या हो गई सेम, क्योंकि सबके लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी सेम। सिमिलरली ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी सिमिलर। क्लियर। अब रही बात कि एस ब्लॉक में सिर्फ ये दो ग्रुप्स क्यों आते हैं, तो बच्चे देखो जो एस आपके पास सबशेल होता है उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर। एस सबशेल में देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2। तो अगर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं तो इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा S1 तो इसका मतलब एक ग्रुप बन जाएगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो सेकंड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। तो S में क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ग्रुप्स भी कितने पॉसिबल होंगे, ओनली 2। एक में सबकी कॉन्फ़िगरेशन S1 और दूसरे में सबकी कॉन्फ़िगरेशन S2। क्लियर। अब रही बात इनको नेम क्या करते हैं हम लोग, तो इनका नेम है बच्चे अल्कली मेटल्स। क्लियर। और इनका नेम है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। तो हम इनको ऐसे क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, व्हाई दीज आर कॉल्ड सो। अल्कली आपने पढ़ रखा है एसिड बेस में कहीं 10th में, व्हाट इज अल्कली। अल्कली इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। अगर आपके पास कोई ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं अल्कली। तो इसका मतलब ये सारी मेटल्स जो भी अपना ऑक्साइड बनाती हैं या बेस बनाती हैं, जो अपना हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल। तो इनके जो भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है NaOH, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। और इनको आप लोग क्या बोलोगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ इसलिए ऐड कर दिया साथ में बिकॉज अर्थ मीन्स कि ये लोग ना ये मिलते हमें कहाँ पे हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। ठीक है। अर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं, तो इसीलिए हमने इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल दिया। क्लियर। तो ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया सारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। इज इट क्लियर या कोई डाउट है। रही बात बच्चे अबंडेंस की, तो यहाँ पे मोस्टली आपको ये जो अबंडेंट एलिमेंट है वो सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम मोस्टली अबंडेंट है, काफी ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, बाकी सारे काफी कम है, और इनका तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में भी रोल है। रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम और कैल्शियम अबंडेंट है, बाकी सारे काफी कम मिलते हैं। बेरिलियम तो बहुत ही रेयर है, रेडियम भी बहुत कम है। क्लियर। तो अबंडेंस की बात हो गई, इतना समझ में आ गया। अब हम ग्रुप 1 को उठाते हैं। जितनी हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे उसको अच्छे से सुनना। रीजन बीइंग ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ रखा है, टेस्ट भी है आज आपका, तो इसका मतलब आप सारी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। ठीक है। तो बच्चे अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम इनके एटॉमिक साइज की बात कर लें। हम सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। एटॉमिक साइज, नाउ हु विल आंसर। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो बेटा एटॉमिक साइज, अब बच्चे देखो, इंक्रीजेस। ओके, ओके, वेरी गुड। तो बच्चे हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, वो सारी म्यूट कर लिया करो साथ में। हमने जितनी प्रॉपर्टीज करनी है वो सारी हमने कैसे पढ़नी है, डाउन द ग्रुप। ठीक है। क्योंकि हमने इनको आपस में ही कंपैरिजन करना है कि कहाँ पे इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है और कहाँ पे ये सिमिलर है। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी केमिकल रिएक्शन सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा। क्लियर। सबसे पहले साइज की बात करी, तो जब हम लिथियम से लेके फ्रांशियम तक मूव करते हैं तो डेफिनेटली साइज कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, इंक्रीज। एंड आई डोंट थिंक आपको रीजन बताने की जरूरत है बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ठीक है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर। सेकेंड अगर हम बात करें बच्चे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इट विल डिक्रीज, बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, देन नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे डेंसिटी। व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल देयर डेंसिटी गेट अफेक्टेड।
इंक्रीज। बच्चे आपको मैं अब चीज बताती हूँ, एक डेंसिटी जो है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास एंड वॉल्यूम पे। अगर मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आपको पता है ना एलिमेंट्स का मास इंक्रीज करता है, क्लियर। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज भी सबका इंक्रीज कर रहा होता है। इसका मतलब मास भी इंक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एंड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मास क्या करेगा, डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम क्या करेगा, डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब फैक्टर हमारे पास दोनों हैं और दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे से। तो हम किसकी बात मानेंगे, जो फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मास का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज, एज कंपेयर टू वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस याद रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के बाद आता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम। पोटेशियम इज मच लाइटर, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चे, हम इनकी नेचर की बात करते हैं कि ये कैसी मेटल्स होती हैं। तो बताओ मेरे को, ये हार्ड मेटल्स होती हैं या सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, सॉफ्ट। ओके, वेरी गुड, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, है ना। तो इनके पीछे रीजन क्या है, क्यों सॉफ्ट है। आपको पता है कोई भी चीज सॉफ्ट क्यों होती है, जब उसमें उसकी जो बॉन्डिंग है ना वो वीक होगी, समझ गए। अगर किसी की बॉन्डिंग वीक है तो वो सॉफ्ट होगी, अगर किसी की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है जस्ट लाइक आयरन, तो इसका मतलब वो हार्ड होगी, समझ गए। लेकिन आपको पता है कि इतनी सॉफ्ट है कि इनको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं। और रीजन क्या है, रीजन इज वीक बॉन्ड। आपको पता है इसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक। और ये भी आपको मैंने चैप्टर 3 में करवाया हुआ है, ठीक है। इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बहुत वीक है, इसीलिए ये सॉफ्ट है। अब मैं बात करती हूँ कि मेटेलिक बॉन्ड वीक क्यों है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ना लिथियम का क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। जो लिथियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बाउंड है, वो बाहर आ जाएगा और लिथियम पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम लिथियम के क्रिस्टल की बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। अब आपको पता है मेटेलिक बॉन्ड किसके बीच में होती है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। और ये किस पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगी, क्लियर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, और एटम का साइज जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो मेटेलिक बॉन्ड बनने के लिए आपके पास फैक्टर क्या होने चाहिए बच्चे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जो मेटल का जो साइज है दैट शुड बी स्मॉलर। तो जितना ये दोनों फैक्टर्स होंगे उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो अभी आपको पता है जितनी भी हमारी अल्कली मेटल्स हैं इन सबके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या बनेगी, वीक बनेगी, क्लियर, समझ में आ गया कि फैक्टर अच्छे से, यस और नो। ओके, तो मेटेलिक बॉन्ड अगर वीक है तो अगर मैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो फिर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी क्या होंगे, वेरी गुड, लो। एंड अगेन द रीजन विल बी वीक मेटेलिक बॉन्ड। बॉन्डिंग वीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो फटाफट से मेल्ट कर जाएंगे, बॉयल कर जाएंगे, इसका मतलब वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, अगेन अगेन आपको पता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी ये सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या करती हैं, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। और अगर मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करेंगी तो आपको पता है हम ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो नेगेटिव। बट ये सब के सब कैसे होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, क्लियर। प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है बच्चा।
ओके, अब मैं इसके बाद में एक और प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बच्चे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये आपके लिए टर्म न्यू है, ठीक है, आपने पहले नहीं सुन रखा होगा। दिस इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? हाइड्रेशन मतलब वाटर, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने सोडियम जो आयन है, मान लो मेरे पास सोडियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। आपको पता है जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो सोडियम आयन सेपरेट हो जाना है और क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाना है। सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा, आपको पता है जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। इतना पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वाटर इज पोलर इन नेचर। तो डेफिनेटली सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और किस तरफ से करेगा? ऑक्सीजन वाले पार्ट को। तो ये ऑक्सीजन वाले पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन वाले पार्ट को रिपेल कर देगा। क्लियर? और अगर ऐसे ही सिमिलरली ये करता रहा तो इसके अराउंड बड़े सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं अट्रैक्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से आपको पता है हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोई भी चीज स्टेबल होती है और अगर वो स्टेबल होगी तो एनर्जी रिलीज करेगी। सो दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a certain ion undergoes hydration or attach some number of water molecules around it. क्लियर हो गया हाइड्रेशन एंथैल्पी का? Repeat the definition. It is defined as the amount of energy released when a certain ion gets attached or attract a certain number of water molecules around it. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, लिथियम से लेके सीजियम तक, कोई बताएगा? हाँ जी, कौन करेगा बेटा? लिथियम। बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा वाटर को अपनी तरफ? जिसका साइज छोटा होगा, इतना पता ना। स्मॉलर द साइज स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। एट सिमिलर ऑर्डर में जो है एक डिक्रीज आता जाएगा। क्लियर? और इसीलिए जो लिथियम के सॉल्ट होते हैं ना, ठीक है, उनके राउंड आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है .2H2O, किसी के पास लिखा होता है .5H2O। इसका मतलब है कि उसके सॉल्ट के साथ इतने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर हुआ कुछ? इज इट क्लियर? ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का समझ गए अच्छे से? अब बच्चे अगर यस और नो बता दो तो मैं नेक्स्ट पे जाऊं। ओके गुड। देन नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ बच्चे कलर टू द फ्लेम। आपको पता है जब हम इनको हीट करते हैं ना तो फ्लेम का एक पर्टिकुलर कलर आता है और इसको हम बोलते हैं बच्चे फ्लेम टेस्ट। ये हम एक्सपेरिमेंटली लैब में करते भी हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में है, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट क्या होता है? आपने क्या बर्नर है आपके पास, फ्लेम है, उसकी प्रोड्यूस हो रही है। हमने क्या करना है, हमने एक स्पैचुला लेना है, उस पर हमने सॉल्ट रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आप चाहे डायरेक्टली सॉल्ट को यूज कर लो, मतलब फ्लेम में रख दो, या फिर उसको क्या कर दो, उसको हम लोग किसी भी नहीं, कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व करके फिर फ्लेम में रख दें, ये आपकी मर्जी है। तो अगर हम सॉल्ट को यहाँ फ्लेम में रखते हैं ना तो हम देखते हैं कि फ्लेम का एक कलर आता है। जैसे अगर हम सोडियम का सॉल्ट रखेंगे ना तो येलो कलर आएगा। क्लियर? और जैसे हम पोटेशियम के सॉल्ट रखते हैं तो एक वॉयलेट कलर आता है। तो हर एक आयन का अपना एक पर्टिकुलर कलर आता है। सो ये कलर किसकी वजह से है? ड्यू टू दिस मेटल आयन। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए रीजन, तो रीजन सिंपल सा है कि जब आप इन पर्टिकुलर मेटल के सॉल्ट को हीट में रखते हो तो डेफिनेटली हीट की वजह से इनको क्या मिलेगी बच्चे? एनर्जी, है ना। जब इनको एनर्जी मिलेगी तो जैसे मान लो ये आपकी मेटल है, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे हमने हीट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर लेनी है? बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, तो वो किसी हायर लेवल में शिफ्ट हो जाएगा।
एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में कोई भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आएगा, और जब उसने वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर ये एनर्जी विजिबल रेंज में आ गई, विजिबल रीजन में, तो डेफिनेटली आपको कलर दिखेगा, और अगर विजिबल रीजन में नहीं आई तो कलर नहीं दिखेगा। और डेफिनेटली क्योंकि ये मेटल आयंस हमारे पास जितने भी हैं, ये बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके फटाफट से हायर स्टेट में चले जाते हैं, तो इसीलिए इनकी जो एमिटेड लाइट है वो विजिबल रेंज में आती है, और इनके कुछ पर्टिकुलर हमें कलर शो होते हैं इन फ्लेम। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज फ्लेम टेस्ट। इज इट क्लियर? और इन्हीं की इसकी ना ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको पता कहाँ पे यूज करते हैं, आपके जो क्रैकर्स होते हैं ना, फायर क्रैकर्स, ठीक है, आप देखते हो ना दिवाली पे चलाते हो, कभी कोई कलर प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे जाके स्काई में, और कभी कोई कलर प्रोड्यूस हो रहा है। एंड व्हाई दिस इज सो? दिस इज बिकॉज दे हैव यूज्ड सम सर्टेन मेटल आयंस इन दैट पर्टिकुलर क्रैकर्स, ठीक है। और जब आप उनको आग लगाते हो मतलब आप उनको हीट दे रहे हो, ठीक है, और उसी हीट की वजह से वो अपना कलर शो करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी? समझ में आ गया? ओके, अब हम एक और बात करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगी या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या आंसर करोगे? आपने रिडॉक्स कर लिया है, रिड्यूसिंग, वेरी गुड। सो दीज विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज, और जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, लिथियम से लेकर सीजियम तक सबके सब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, है ना, और ये एक्ट करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनमें से, तो आप क्या बोलोगे? लिथियम, सीजियम। ओके, तो अब मैं यहाँ पे, ओके बच्चे मैं बताती हूँ आपको, दोनों चीजें बताती हूँ। अब देखो, सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है सीजियम होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट बेटा वो होते हैं जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अगर हम देखें लिथियम, इसका साइज छोटा है और सीजियम का साइज लार्ज है, और सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन काफी इजीली लूज कर सकता है, तो हमें लगता है कि ये सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में सबसे जो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज लिथियम, ठीक है। सो व्हाई दिस एनोमली? ये जितने भी आपको मैं डिफरेंट कुछ चीजें बता रही हूँ ना, कि आप एक्सपेक्ट ये करते हो लेकिन हो ये रहा है, तो सेम आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम सिंपली इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हैं, हमारे पास एक फुल फ्लेज फिनोमिनन है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपके पास कोई मेटल है, मेटल डेफिनेटली कौन सी स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में। आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? पहले मेटल को गैसियस स्टेट में तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हो बच्चे, मेटल को सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और जब कोई चीज सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाती है तो उस टाइम जो एनर्जी यूज होती है उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पता ना ये, वेरी गुड, सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद में मेटल गैसियस स्टेट में चली गई। अब हम क्या करेंगे, मेटल के गैसियस स्टेट में से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और मेटल पे चार्ज आ जाएगा। सपोज हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे भी हमें एनर्जी देनी पड़ी, और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, वेरी गुड, इट विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड थर्ड आपके पास क्या होगा, थर्ड जब ये बेटा मेटल आयन बन जाएगा तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और अपनी हाइड्रेशन करता है। और इस टाइम जो एनर्जी आती है उसको आप क्या बोलते हो, द एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब जब ये कोई भी एलिमेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो उसके पास ये 3 स्टेप्स होते हैं। 3 में से 2 में तो आपको खुद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और थर्ड में क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर?
सो इट मीन्स हम तीनों फैक्टर काउंट करके चलते हैं, हम सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों को मिलाकर हमारे पास ना एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसको हम ई नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। और ये क्या होती है हमारा, दिस इज आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको एक आधी एग्जांपल बताती हूँ। लेकिन अगर हम बात करें बेटा लिथियम की, नो डाउट लिथियम के केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हायर है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से, लेकिन स्मॉल साइज की वजह से उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है कि वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर को कवर कर जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो सबसे वीक होने की बजाय सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन गया आपका। और रीजन क्या था, द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द लिथियम। तो आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। और अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट विल बी फ्लोरीन। क्लियर हो गया सबको? हाउ कैन वी डिसाइड? सो ये हमारा टोटल प्रोसेस है। जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, एक्सप्लेन दैट लिथियम इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया हो और आपसे मतलब सिंपली पूछ लें कि लाइक विच वन विल बी द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे ना वैल्यूज लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं एक दो वैल्यूज लिख देती हूँ, लाइक ई नॉट फॉर क्लोरीन इट इज अबाउट 1.36। एक मैं लिख रही हूँ ई नॉट फॉर लिथियम, इट इज अबाउट -3.04। और एक है आपके पास, एक सिल्वर लिख देती हूँ मैं, सिल्वर का पोटेंशियल है 0.79। ये बेटा जो मैंने पोटेंशियल लिखा है ना, ये ध्यान से देखना, लिथियम 1 पॉजिटिव लिथियम में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यस इट इज रिडक्शन, है ना। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल भी कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, जल्दी, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है रिडक्शन पोटेंशियल की, लिथियम की ज्यादा नहीं है बेटा, नेगेटिव लिखा है मैंने आगे, क्लोरीन की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ। हमेशा ना जब भी आपको पोटेंशियल दिया होगा रिडक्शन दिया होगा, ठीक है, इतना क्लियर रखो फिलहाल के लिए। क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सिल्वर का उससे कम है, और लिथियम का सबसे कम है। इन तीनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब कि वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो बच्चे जो अपने आप को रिड्यूस करता है वो क्या एक्ट करता है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो क्या एक्ट करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप पोटेंशियल के बेसिस पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो अपनी रिडक्शन करवाएगा, वो रिडक्शन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है अपनी, है ना, और वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका पोटेंशियल कम है मतलब वो रिडक्शन नहीं करवाना चाहता अपनी, वो ऑक्सीडेशन करवाएगा, और जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाएगा वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का फुल कॉन्सेप्ट कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है बेटा। और अब मैं आपको बता दूं अगर और कुछ इनके बारे में, तो एक चीज मैं और बताती हूँ। आपने वो पढ़ा था ना एक फिनोमिनन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है, आप मेटल लेते हो, मेटल पे लाइट फॉल करते हो, लाइट की वजह से मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देती है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में कौन सी मेटल्स यूज करती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्विकली क्या कर दें, लूज कर दें, हम वही मेटल यूज करेंगे। और हम कौन सी मेटल यूज करते हैं, सीजियम। मोस्टली सीजियम इज यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर,
एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होगा, थोड़ी सी लाइट पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी भी मिल गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे और आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है. इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, तो देन अब हम डिस्कस करेंगे, कल के वीडियो में कर लेते हैं. कल हम ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अच्छे से आपको क्लियर हो गया अल्कली मेटल्स कैसी होती हैं, कैसा नेचर है, ठीक है, तो सॉफ्ट है या हार्ड है या कैसा मतलब इनका मेल्टिंग बॉइलिंग है, तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली. अब बात ये है कि अगर आपको ये चीजें क्लियर है ना, तो मैं आपको बोलूँ ना अल्कली जो आपकी ग्रुप 2 है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड करो, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा समझने में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर, सिर्फ फर्क थोड़ा थोड़ा सा होगा. जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की क्या है, काफी लो है, ग्रुप 2 की भी क्या है, काफी लो है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, लेकिन एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स उनकी क्या होगी, ज्यादा या कम, ग्रुप 2 की ज्यादा होगी, है ना. तो इसी अकॉर्डिंग मतलब आप डिसाइड कर सकते हो, तो सबकी प्रॉपर्टीज कंपैरिजन में होगी. मैंने इसीलिए इसको फुल फ्लेज 40 मिनट के लेक्चर में करवाया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ लो, और ग्रुप 2 आप इजीली जब मैं करवाऊं तो विद इन 10 मिनट्स ही हमारा हो जाए. ठीक है, क्लियर. और कल हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारा कवर करेंगे, फिर आपका ग्रुप 2 इजीली हो जाएगा विद कंपैरिजन. ओके डियर.